नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है आप 20 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये न्यूज़पेपर चलेंगे, लेकिन कल वर्ल्ड कप हम हार गए हैं और एक कोटेशन लाया हूँ आपके लिए जो आपको ये सीख देगी ना कि आप खूब मेहनत करेंगे, डिजर्विंग भी होंगे, तब भी कई बार परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो सकती है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जिसके कारण से आते हुए सवाल को भी आप गलत कराएंगे और सब कुछ आपके विपरीत चला जाएगा। तो इसलिए अंत रिजल्ट जो होता है वही सब कुछ नहीं होता है, मेन होता है आपके अंदर क्वालिटी कितनी थी। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ दैट लक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस। आस्क ए फेल्योर, यू विल फाइंड द आंसर। द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज ओनली वन साइड ऑफ द बैटल। दुनिया हमेशा एक पक्ष देखती है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कौन सी टीम थी जिसने तबाही मचा रखा था? अपनी ही टीम थी। वो सब कुछ परफेक्ट था, हमारा बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज़ परफेक्ट था। लेकिन कल की परिस्थितियाँ विपरीत हो गई, टॉस हार गए हम, मैच हार गए कल। यही चीज़ हुआ कल हमारे साथ में। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, हमेशा मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए लिखिए। ज़रूरी नहीं होता कि मेहनत के कारण ही आपको सफलता मिलती है। ये भी कई बार होता है कि मेहनत करने वाले को भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए रिजल्ट को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए कि भाई रिजल्ट नहीं हुआ तो मैं ख़राब हूँ या मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। कई बार डिजर्विंग पर्सन्स को भी नहीं मिल पाता है जो उनकी इच्छा होती है उस हिसाब से। तो यही छोटा सा आपको सीख मिला होगा वर्ल्ड कप से कल देखकर। चलिए आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन पर चलते हैं। एक चीज़ और मैं बोल दूंगा, जैसे 70 बीपीएससी को लेकर बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं 70 बीपीएससी कब होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सोचने के लिए देता हूँ, क्या कि देखिए जिस प्रकार से बीपीएससी का मेंस का पेपर डायनेमिक होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि एक सवाल को प्रिपेयर कीजिएगा कि भारत में वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने पर क्या बेनिफिट मिला है। कभी एक बार सोचिएगा इस चीज़ पर, कुछ पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया गया है या इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने जो बोला था हम ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाएंगे 2036 ईस्वी में भारत में, इस चीज़ को लेकर भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की इकोनॉमी में क्या इसका योगदान होता है, भारत की छवि सुधारने में क्या योगदान होता है या क्या नुकसान होता है, इस चीज़ पर 2-4 पॉइंट ज़रूर सोचकर लिख कर रख लीजिएगा। और 70 बीपीएससी की बात करूं उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए छठ भी बीत चुका है आपका। अगर आप 70 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस की तैयारी कीजिएगा, मेंस की तैयारी तन मन धन से कीजिएगा भी। आंसर राइटिंग के लिए हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, जिस ग्रुप में बहुत ही बढ़िया आंसर राइटिंग में सिखाने की कोशिश करता हूँ, चेक भी करता हूँ रेगुलर, बहुत ही बारीकी से चेक होता है। 3 नंबर 4 नंबर ज़्यादा कोई ले नहीं पाता है जल्दी। कभी कभी दे देता हूँ मैं ज़्यादा नंबर लोगों को, 5 हाईएस्ट देता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं ही देता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा डिजर्विंग कोई दिखता ही नहीं है उस हिसाब के आंसर, और दिखता भी है तो नहीं देना चाहिए 5 नंबर से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फिर होता है उनको हम तो परफेक्ट लिख रहे हैं, जबकि अगले सवाल वो फिर कचरा कर देते हैं। इसलिए अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है। और बहुत ही छोटा सा फीस रखा हुआ है मैंने, बहुत ही छोटा सा है, 200 पर मंथ का ही रखा हुआ है, इससे ज़्यादा कम क्या होगा, रिचार्ज होता है इससे दिना का तो। और 1050 में 6 मंथ के लिए हो जाता है। लेकिन देखिए 370 के करीब में लोग हैं, 30 लोग और जुड़ेंगे, उसके बाद से दूसरा ग्रुप बनाऊंगा जिसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो अगर आपको जुड़ना हो तो पहले ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि फिर आपको 300 पर मंथ पर आ जाऊंगा मैं, क्योंकि प्राइस बढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। ओके, तो मैं एक चीज़ क्या बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के बारे में जो मैंने आपको बोला है कि सोच कर रखिएगा, मतलब हो सकता है कि इस तरीके के सवाल पूछ ले कि इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल जो कोई भी आप एथलेटिक्स का जो सम्मेलन होता है, उन सब को ऑर्गेनाइज करवाने पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, लिख कर रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि लिखें। 70 बीपीएससी कब होगा, रोज़ मुझे मैसेज आते हैं, कम से कम 10 मैसेज और 2-4 कमेंट तो रोज़ ही आते, 70 बीपीएससी कब होगा। देखिए अभी तक जो आ रहा है अपडेट, उसके हिसाब से यही है कि बीपीएससी जो है वो जून जुलाई मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के आसपास में आपका एग्ज़ाम हो सकता है।
और आपको प्री की तैयारी कब तक करनी है, प्री की तैयारी कब से करनी है, तो अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो मार्च के बाद से आपको प्री की तैयारी करनी है। अप्रैल मई जून 3 महीना तब तक आपको मेंस की तैयारी करनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अगर सीरियसली देना चाहते हैं तो। नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि भाई जनवरी फरवरी के जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है और जैसे यूपी पीसीएस का आता है, उसी प्रकार से इसका भी जनवरी के आसपास में, जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ सकता है। बहुत हद तक चांस है कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए आपका, और जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा, इसकी मोस्ट प्रोबेबली चांस है। ओके, और कुछ लोग बता रहे हैं कि सितंबर में भी जाएगा। तो देखिए, जुलाई और सितंबर के बीच में 1 ही महीने का तो फर्क होता है, अगस्त का। तो आप तैयारी तो कीजिए पहले, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। चलिए आगे बढ़ते आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं। देखिए, एक तो था कि भाई ये वर्ल्ड कप जीत गया, और दूसरा ये टनल में रेस्क्यू चल रहा है उत्तरकाशी में। लेकिन दूसरा न्यूज़ अपने काम का है। वो न्यूज़ कौन सा है तो दिखा देता हूँ मैं। वो है ये न्यूज़ अहोम साम्राज्य के बारे में, कि एनिमेशन फिल्म ऑन अहोम वॉरियर्स चूजन फॉर IFFI 2023। 19 मिनट का लॉन्ग एनिमेशन फिल्म है। एनिमेशन फिल्म आपने देखा होगा, एनिमी जिसको कहा जाता है, और एनिमे और कोरियन जो एनिमेशन फिल्म होता है वो बड़ा प्रचलित हो रहा है अपने भारत में आजकल। वैसे कोरियन के पॉप कल्चर ही काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, आपने सुना होगा। और कोरियन स्किन जो महिलाओं को आजकल बड़ा पसंद आता है, और बिना दाढ़ी मूंछ वाले लॉन्डे लपाटे भी देखे होंगे आपने। BTS बड़ा ही फेमस ब्रांड है, बहुत लोग पागल हुए पड़े इसके पीछे। मैं क्या बता रहा हूँ, तो एनिमेशन फिल्म के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, भारत में एनिमेशन फिल्म बहुत कम बनते हैं, बनते भी हैं तो प्रचलित नहीं होता, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता एनिमेशन फिल्म। एनिमेशन रामायण बड़ा प्रचलित हुआ था, एनिमेशन पर जो बना हुआ था रामायण। लेकिन एक अहोम वॉरियर पर, किस पर, अहोम वॉरियर पर, ये अहोम वॉरियर जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुए हैं पिछले कुछ वर्षों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनका जिक्र किया था। और अहोम साम्राज्य, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दिल्ली सल्तनत आया ख़त्म हो गया, मुग़ल सल्तनत आया ख़त्म हो गया, लेकिन अहोम ही रहे जब तक मुग़ल समाप्त हुए तब तक। और जो औरंगज़ेब था उसको भी मारा अहोमों ने। अहोम साम्राज्य सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक था। क्यों? कि उसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, और वॉरियर लोग होते थे, वॉरियर का मतलब योद्धा होते थे। उसके कुछ कमांडर्स का नाम बड़ा ही फेमस है, जिसमें से एक है लचित। क्या नाम है उनका? लचित नाम है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2023 में इन्हीं जो लचित हैं, इन पर बना हुआ एक शॉर्ट फिल्म है, 19 मिनट लॉन्ग एनिमेशन फिल्म है, जिसको अवार्ड के लिए चुना गया है। तो अब अहोम साम्राज्य के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और लचित जो हैं, ये इनको ग्रेटेस्ट आर्मी कमांडर्स में से एक में नाम आता है। लचित का नाम, जो लचित हैं, ये अहोम साम्राज्य के कमांडर थे, वॉरियर थे। और ये लोग किस प्रकार के युद्ध लड़ते थे? तो जिसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है बंधुओं? गुरिल्ला युद्ध होता है, आज भी इस तरह के युद्ध होते हैं। गुरिल्ला युद्ध का मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी चुनते थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि आमने सामने युद्ध मत लड़ो, जिससे कमज़ोर हो उससे आमने सामने युद्ध मत लड़ो। मतलब क्या करो? मारो, छिप जाओ, छिपे हुए रहो, आओ अटैक करो, छिप जाओ। मतलब हवा के जैसे आए, अटैक किया और भाग गए। आज भी इस तरह के युद्ध कौन लड़ते हैं? तो नक्सली वगैरह यही युद्ध लड़ते हैं। आमने सामने की लड़ाई में उनको पता है कि वो कमज़ोर पड़ेंगे, तो वो किस प्रकार की लड़ाई करते हैं? IED बॉम्ब लगा के ब्लास्ट करा दिया कहीं पर, या फिर अचानक से सरप्राइज अटैक कर दिया और लोगों को मार दिया, स्कूल जला दिया। ये सब काम करते हैं, घटिया काम नक्सली लोग। लेकिन अहोम साम्राज्य जो था, जब इसका मुग़लों से सामना हुआ, औरंगज़ेब की सेना से सामना हुआ, या और भी जो युद्ध लड़े इन लोगों ने, तो किस प्रकार से लड़ते थे? पहाड़ी एरिया है वो पूरा। अहोम साम्राज्य कहाँ तक था पहले बता देता हूँ। असम और नॉर्थ ईस्ट के भागों में था। ये पहले क्लियर हो जाए, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी एरिया है। तो ये पहाड़ों का, अपनी ज्योग्राफी का, लकड़ी का, पत्थर का, इन सब का उपयोग भारी मात्रा में करते थे युद्ध लड़ने के लिए, और घेर के सेना को मार देते थे। इतने मजबूत थे ये लोग छापामार युद्ध पद्धति में। किसमें? गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति में। तो अहोम साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, क्योंकि पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। ये असम के हैं, असम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के हैं, इसीलिए इस प्रकार का नाम है। उन्होंने 1671 में हुए सराय घाट के युद्ध, बैटल ऑफ सराय घाट में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया था, जिसने मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया था। मुगल सेना 1671 किसका टाइम पीरियड है भाई? तो ये है औरंगजेब का टाइम पीरियड। इस समय औरंगजेब ने क्या किया? दक्षिण भारत में भी लड़ रहा था वो युद्ध, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लड़ने गया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब वो गया लड़ने के लिए, तो वहाँ पर अहोम साम्राज्य से सामना हुआ, जिसमें सराय घाट का युद्ध जो है बड़ा ही फेमस है।
सराय घाट के युद्ध में अहोम साम्राज्य ने अपना दल बल लगा दिया था। और ये लोग युद्ध को किस नाम से जानते थे अहोम लोग? तो खेल। किस नाम से? खेल। खेल कहा जाता था इनके यहाँ युद्ध को। उनके प्रयासों से भारतीय नौसैनिकों की शक्ति को मजबूत करना, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने, नौसेना की रणनीति से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडर को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें अगर कोई जो सर्वश्रेष्ठ कैडर होता है, जो नया नया आर्मी मैन चुने जाते हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले होते हैं उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? तो लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक। क्यों? क्योंकि कम संसाधन में बड़ी सेना को किस प्रकार से हराया जाए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण सराय घाट के युद्ध में आपको मिलता है। इस पदक को 1999 में रक्षा कर्मियों हेतु बोरफुकन की वीरता से प्रेरणा लेने, उनके बलिदान का अनुसरण करने के लिए स्थापित किया गया था। 25 अप्रैल 1662 को बोरफुकन का निधन हो गया था। अहोम साम्राज्य असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में 1228 में स्थापित अहोम साम्राज्य ने 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता को बनाए रखा था। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, मुगल सल्तनत खत्म हो गया 600 वर्षों में, लेकिन ये जो थे अहोम साम्राज्य, ये खत्म नहीं हुए थे। ठीक है। साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी के शासक चाओ लुंग सुकाफा ने की थी। यांदबू की संधि पर हस्ताक्षर के बाद, यांडबू की संधि आपने सुना होगा, 1826 में प्रांत को ब्रिटिश भारत में शामिल किए जाने तक इस भूमि पर अहोमों का शासन था। 1826 1228 लगभग में 600 साल पूरी हो गया। 600 साल शासन किया अहोमों ने। कहाँ पर? तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर। अपनी बहादुरी के लिए विख्यात अहोम शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के आगे भी नहीं झुके। राजनीतिक व्यवस्था, अहोमों ने भूइयाँ यानी कि जमींदारी की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नए राज्य का निर्माण किया था। अहोम राज्य बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम पर निर्भर था। राज्य के लिए इस प्रकार की मजदूरी करने वाले को पाइक कहा जाता था। जो लोग राज्य में बंधुआ मजदूरी या बलात् श्रम करते थे उनको क्या कहा था? पाइक कहा जाता था। अहोम समाज को कुल या खेल में विभाजित किया गया था। एक कुल या खेल का सामान्यतः कई गांवों पर नियंत्रण होता था। इसको कुल या खेल कहा जाता। प्रशासनिक इकाई है ये। अहोम साम्राज्य के लोग अपनी स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया था। हालांकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। ये हिंदू धर्म को तो मानते थे, लेकिन अपना जो इनका था जनजातियों वाला देवी देवता, उसको भी पूजा करते थे, उनकी भी पूजा करते थे ये लोग। कला और संस्कृति में क्या है भाई इनका? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अहोम लोगों का स्थानीय लोगों के साथ विवाह के चलते उनमें असमिया संस्कृति को आत्मसात करने की प्रवृत्ति देखी गई। कला और संस्कृति, अहोम राजाओं ने कवियों विद्वानों को भूमि अनुदान दिया, रंगमंच को प्रोत्साहित किया, संस्कृत के महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। सैन्य रणनीति, अहोम राजा राज्य की सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा स्वयं करता था। पाइक राज्य की मुख्य सेना थी। पाइक दो प्रकार के होते थे, सेवारत और गैर सेवारत। गैर सेवारक पाइकों ने एक अस्थायी सहायक सेना का गठन किया, जिन्हें खेलदार सैन्य आयोजक द्वारा थोड़ी ही समय में संगठित किया जा सकता था। अहोम सेना के समग्र टुकड़ी में पैदल सेना, नौ सेना, क्योंकि नदियां को बहुत बड़ा तंत्र था, ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत बड़ा तंत्र था, तो उनके पास कौन सी सेना थी? तो उनके पास नेवल भी थी, नेवी भी थी। और एक बात को ध्यान रखिएगा, मुगलों की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो कौन सी कमजोरी थी? उनके पास नेवी नहीं थी। जल सेना को उन्होंने गठित करने का सोचा ही नहीं, वो भी तब जब वो भारत आए, तो उससे पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे और उनके दौर में अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ रहा था। किसके बदौलत? नौसेना के बदौलत। लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आया पूरे मुगल वंश में कि भाई नौसेना गठित की जाए। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन इनके पास नौसेना थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी नौसेना गठन किया था, चोलों का भी नौसेना था। लेकिन मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? कि उनके पास नौसेना नहीं थी। ओके, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य हथियारों में तलवार, भाला, बंदूक, तोप, धनुष और तीर शामिल थे। अहोम राजा युद्ध अभियानों का नेतृत्व करने से पहले शत्रु की युद्ध रणनीति को जानने के लिए उनके शिविर में जासूस भी भेजते थे। ये सब तो पता ही होगा आपको। अहोम सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञता प्राप्त थी। ये सैनिक दुश्मनों को अपने देश की सीमा में प्रवेश करने देते थे। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट का इलाका देखेंगे तो इस प्रकार से घाटी है, यहाँ से आपको प्रवेश करने देंगे, फिर आपको वो इधर से लकड़ी लुढ़काएंगे, पत्थर लुढ़काएंगे, आग लगा लकड़ी को लुढ़का देंगे, जिससे क्या होगा? सेना को पानी नहीं मिलने देंगे, खाना नहीं मिलने देंगे। और जब सेना यहाँ तक पहुँच जाती थी तो पीछे से रास्ता काट देते थे ये लोग। अब इनको घेर के मारते थे। ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये गुरिल्ला पद्धति होती है युद्ध की।
ठीक है, कि पहले पीछे हटते जाओ। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब नेपोलियन ने रूस पर अटैक किया था, रूस पर, तो पता है रूसी लोगों ने क्या किया? पूरा पूरा गांव खेत सब साफ कर दिया, नेपोलियन की सेना को आने दिया अंदर। जब नेपोलियन की सेना अंदर पहुंच गई तब वहाँ पर ठंड का मौसम शुरू हो गया। अक्टूबर के बाद देखिए रूस जो भी लड़ने गया वो हार ही गया, जापान को छोड़कर। तो वो अंदर चले गए, उनको ठंड में लड़ने का अनुभव नहीं था उतना ज़्यादा, रूसी ठंड में। उसके बाद रूस के लोगों ने अटैक करना शुरू किया उन पर, तो पूरा पूरा नेपोलियन की सेना को ही खा गए वो। नेपोलियन के हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? रूसियों का हाथ। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक पद्धति होती है, पहले पीछे हटते जाओ, उनके अपने इलाके में आने दो, फिर अटैक करो। तो यही पद्धति किनकी थी? तो अहोमों की पद्धति थी। समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। उनके संचार को बाधित कर देते, देखिए क्या हुआ, सीमा प्रवेश करने देते थे, फिर उनके संचार को बाधित कर देते थे, पीछे से लाइन काट दी, अब ये सेना यहाँ घिर गई, फिर पीछे से हमला कर देते थे। कई महत्वपूर्ण किले चमधारा, सरायघाट, शिमला घाट, कलिया बाजार, कजली और पांडु है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव का पुल बनाने की तकनीक भी सीख ली थी। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी है, उसको किस प्रकार से पार किया जाए भाई, तो नाव जोड़ देते थे यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, और नाव पर से पुल पार पूरी नदी को पार कर लेते थे। तो ये तकनीक भी किसने डेवलप की थी? तो अहोमों ने। इन्हें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नागरिकों और सैनिकों के बीच आपसी समझ और धनाढ़ लोगों के बीच एकता ने हमेशा अहोम राजाओं के लिए मजबूत हथियार के रूप में काम किया। नागरिक, सैनिक और जो अमीर लोग होते थे, ये तीन, ये सब के सब मिलकर क्या करते थे? तो अहोम राज्य की सुरक्षा करते थे। तो अहोमों के बारे में आज सबसे पहला न्यूज़ था आपके लिए। अगले न्यूज़ पर चलते हम लोग। अगला जो न्यूज़ है ये केंद्र और राज्य के विवाद से संबंधित है, और इसको आप इस विवाद से भी ले सकते हैं कि गवर्नर, जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनकी मोनोपोली से संबंधित भी है। देखिए मैं किसी गवर्नर को अच्छा बुरा, किसी पार्टी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि केरल और तमिलनाडु राज्य के गवर्नर, एक हैं आर.एन. रवि और एक हैं आपका आरिफ मोहम्मद खान, इन दोनों पर आरोप लग रहा है कि राज्य की जो चुनी हुई, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसके द्वारा बनाए हुए बिल को ये पास नहीं होने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसी चीज़ पर आज फैसला लेगा आजकल में, और इस पर जो पिटीशन डाले गए हैं उसको सुनेगा, याचिकाओं को सुनेगा। और ये विवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो देख सकते हैं कि केरला हैज एक्यूज खान, वही आरिफ मोहम्मद खान, ऑफ एक्टिंग इन ए वे दैट डिफीट द राइट ऑफ पीपल बाय विथहोल्डिंग द पैसेज ऑफ बिल। बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो केरला गवर्नमेंट ने पारित किया है, जिसमें कुछ सेंसिटिव बिल भी हैं। सेंसिटिव बिल का मतलब जो लोगों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनको भी आरिफ मोहम्मद खान क्या कर रहे, रोक के रखे हुए हैं, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो भी सेम आरोप लगा रही है कि भाई हमारे बिल तो बढ़ते ही नहीं है, हम क्या करेंगे सरकार में आकर जब हम कोई भी बिल पारित करवा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि बिल पारित करवाने का क्या तरीका होता है राज्यों में? विधानसभा है, विधानसभा पहले इससे पारित होगा, फिर अगर उसके बाद विधान परिषद नाम की चीज़ है तो वहाँ से पारित होगा, या नहीं भी पारित होता तो 14 दिन बाद खुद स्वतः पारित हो जाता है। उसके बाद से राज्यपाल महोदय जो हैं वो साइन कर देते हैं तो बिल पारित हो जाता है। यही तो प्रोसेस है। लेकिन यहाँ से पास हो गया है, यहाँ से पास हो गया, लेकिन राज्यपाल महोदय के पास जाता है तो राज्यपाल महोदय उसको होल्ड करके रख लेते हैं, कोई फैसला ही नहीं लेते हैं। और संविधान में जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को सबसे बड़ी शक्ति दी गई है एक, उसमें से शक्ति कौन सी है? उसमें से है कि किसी भी बिल पर कोई फैसला नहीं लेना। क्यों? तो देखिए कोई टाइम पीरियड संविधान में नहीं बनाया गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति इतने दिन के भीतर इस बिल पर फैसला लेंगे, ये नहीं बनाया गया है। इसी चीज़ का कई बार क्या होता है तो बेनिफिट उठाया जाता है। जैसे ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा कि डाकतार विधेयक था जिसको उन्होंने कोई फैसला ही नहीं लिया। मतलब हाँ बोलोगे ना बोलोगे तब तो ना, कोई फैसला ही नहीं लिया उन्होंने। कोई फैसला नहीं लिया तो वो अटका ही रह जाता है ना। तो यही ये दोनों गवर्नरों पर आरोप लग रहा है ऐसा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि केंद्र राज्य संबंध में गवर्नर के योगदान को शुरू से अंत तक सारा कुछ पढ़ लेते हैं, ताकि यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको उसको सभी डायमेंशन से तैयार करके जाना चाहिए। मैं सारी समितियों के बारे में भी बताऊंगा। पीटी मेंस दोनों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं क्या है गवर्नर का विभाग। मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। राज्यपाल के पद हमारी राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच एक सेतु का भी काम करते हैं। इसे सहकारी शासन के प्रमुख अंगों के रूप में एक माना जाता है। सहकारी का मतलब क्या होता है? सहयोग के द्वारा जब संघ आगे बढ़ता है तो उसमें प्रमुख योगदान माना जाता है इनका। और राज्यपाल राज्य के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं राज्य के? तो राज्यपाल महोदय ही होते हैं, गवर्नर महोदय होते हैं। ठीक है, जिस पर हमारा लोकतंत्र गर्व करता है। चलिए गर्व करने बात है, गर्व कीजिए आप लोग। लेकिन आगे बढ़ते हैं। लेकिन लंबे समय से विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय की भूमिका शक्तियों और विवेकाधिकार पर राजनीतिक
पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और विधिक क्षेत्र में गर्मागर्म बहस होती रही हैं। हाल के समय में राज्यपाल राज्य संघर्ष में एक वृद्धि नजर आई है। नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल, उसके बाद से तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET नीट को लेकर भी गतिरोध है। इसके अलावा केरल में भी है। सभी राज्यों में जहाँ जहाँ पर अपोजिशन पार्टी की सरकार है, केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग हैं, वहाँ वहाँ पर विवाद देखने को हमें आजकल में मिल रहा है। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। और ये कई इसी गवर्नमेंट के साथ है, ये नहीं। जब केंद्र में गवर्नमेंट थी बीजेपी कांग्रेस पार्टी की और राज्यों में बीजेपी की, तब भी ये विवाद आते थे सामने। लेकिन इस बार विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीनों से लगातार ये विवाद हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है गवर्नर और राज्य के बीच विवाद आपको पेपर में देखने को नहीं मिलता हो। ओके, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आगे बढ़ने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग पहलुओं विचार करते हुए इस विषय पर सूक्ष्मता से विचार करने की ज़रूरत है। हम लोग भी थोड़ा सा सूक्ष्मता के साथ विचार कर लेते हैं। मतलब सूक्ष्मता का विचार का मतलब होता है थोड़ा सा गहरी नज़र से देखने की ज़रूरत है कि भाई समस्या कहाँ है ना। राज्यपाल का पद कैसे बना भाई? तो स्वतंत्रता से पहले 1858 में गवर्नर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होने लगा था, जब भारत ब्रिटिश कौम द्वारा शासित किया जाने लगा था। देखिए, सबसे डिटेल में आज मैं राज्यपाल आपको पढ़ा रहा हूँ, GS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। प्रांतीय गवर्नर क्राउन के एजेंट होते थे, गवर्नर जनरल के देखरेख में ये कार्य करते थे। सेंटर में कौन होता था? तो गवर्नर जनरल होता था। और प्रांतों में कौन होते थे? गवर्नर होते थे। इस चीज़ को, डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। 1858 के बाद ये गवर्नर जनरल का नाम क्या हो जाएगा? तो वाइसराय नाम हो जाएगा इनका, और इनका नाम गवर्नर ही रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद गवर्नर को प्रांत के विधायिका मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था, लेकिन फिर भी विशेष उत्तरदायित्व और विवेकाधीन शक्ति उसी में निहित रहती थी। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था? तो संविधान सभा में राज्यपाल पद पर व्यापक बहस चली थी, जिसने ब्रिटिश काल में उसकी भूमिका को रूपांतरित करते हुए इस पद को बनाए रखने का निर्णय लिया था। वर्तमान भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय और कैबिनेट शासन प्रणाली के तहत राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? तो वास्तविक प्रमुख राज्य के CM होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे 2 कार्यपालिका काम करती है, 2 एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करती है। एक होती नाम मात्र का, जो केवल नाम मात्र की होती है, उसके हेड कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं केंद्र में, और राज्य में गवर्नर होते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका होती है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो रियल में काम करती है, उसके हेड कौन होते हैं? तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। इस अंतर को ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। घटिया PCS वाले सवाल इस तरह के आते हैं। राज्यपाल संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस आर्टिकल को जरूर ध्यान में रखिएगा। आंसर राइटिंग जब भी राज्यपाल से जुड़े हुए करें तो उसमें इसको यूज कीजिएगा। किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे आनंदीबेन पटेल जी कुछ दिन पहले MP और UP दोनों के राज्यपाल थी। ये सब पॉइंट हैं जो आपसे PT में पूछा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या राज्यपाल बनाया जा सकता है, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। आप वहां पर सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है और गलत करके आ जाएंगे आप। ओके, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 155 और 156, ठीक है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल के पास क्षमादान की, कुछ मामलों में दंडादेश की, निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी बंदी को क्षमा करने के राज्यपाल के संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार के साथ सर्वसम्मति से प्रयोग की जाती। मतलब राज्यपाल महोदय अपने मन से किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री की सलाह वाली जो कैबिनेट है, वो जो उनको सलाह करेगी, उसी के आधार पर किसी को क्षमा करेंगे या दंड को आगे परस्यू करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सरकार की सलाह राज्य प्रमुख राज्यपाल पर बंधनकारी है, यानी कि इस मामले में अगर कैबिनेट ने कोई फैसला सलाह दिया है राज्यपाल महोदय को, आप इस आदमी को बरी कर दीजिए या इस आदमी को आपको सजा देना पड़ेगा, तो राज्यपाल के लिए वो बाध्यकारी है। और एक चीज़ को सुनिएगा, ये जो फैसला लिया गया राज्यपाल के द्वारा किसी को रिहा करने का या किसी को बंदी बनाए रखने का, इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा रिव्यू भी किया जा सकता है। ये न्याय की रिव्यू से परे नहीं है। ओके, 163 में कहा गया कुछ शर्तों के अधीन राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग में सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 163 में कहा गया है। ये बंदी वाले के एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तमिलनाडु राज्य में कुछ दिन पहले राजीव गांधी जी के हत्यारों को रिहा किया गया। सही सुन रहे हैं आप, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप में जो लोग बंद थे उनको रिहा कर दिया गया। वहाँ के लो क्वालिटी पॉलिटिक्स के कारण, तमिलियन और सिंघली पॉलिटिक्स के कारण वहाँ पर क्या किया गया, तो रिहा कर दिया गया राजीव गांधी के हत्यारे को।
तो ये कैसे संभव हुआ? तो वहाँ के राज्यपाल ने इस चीज़ को बाध्यकारी होता है राज्यपाल के लिए, वहाँ की सरकार ने रिकमेंड किया और वहाँ पर छोड़ना पड़ गया था। राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विवेकाधीन शक्ति। जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल के पास ये विवेकाधीन यानी कि वो खुद से ये फैसला ले सकते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, किसको नहीं, किस पार्टी को इनवाइट करना है सरकार बनाने के लिए, किसको नहीं। ये राज्यपाल का अपना फैसला होता है, लेकिन इस फैसले का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिव्यू कर सकती है। और विश्वास प्रस्ताव के समय भी वो तय कर सकते हैं कि किस पार्टी को बुलाना है सरकार के लिए, किसको नहीं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में यानी कि अनुच्छेद 356 अगर लग गया है कि राज्य पे 356 का प्रयोग होगा, 356 आपको पता होगा क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, ऐसे समय में भी वो फैसला ले सकते हैं किसको क्या करना है, किसको कौन सा सरकार बनाने के लिए बुलाना है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल के विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक की अनुमति रोकने, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति सौंपता है। 361 में कहा गया है किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों के पालन के लिए, उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए जाने वाले के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय का उत्तरदायी नहीं होगा, वगैरह वगैरह कहा गया कि भाई राज्यपाल के पद पर रहते हुए जो भी उसने कृत्य किए हैं ना, सामान्य भाषा में समझिएगा, इतना लंबा चौड़ा, उसको लेकर उसको किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। राज्यपाल पद पर रहते हुए अगर उसने कोई कार्य किया है, सही कार्य गलत कार्य, उसको लेकर उसको न्यायालय में कभी भी किसी चीज़ पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब देखिए राज्यपाल के पद से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं भाई? तो संबद्धता आधारित नियुक्ति, यानी कि भाई सवाल उठता रहता है कि आप किसी को भी राज्यपाल बना देते हैं, मुख्यमंत्री के परामर्श को बिल्कुल नहीं ध्यान में रखा जाता है, अपने पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में राज्यपाल बनाया जाता है। तो पहला आरोप तो ये लगता है। केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, दूसरा आरोप ये भी लगता है। 2001 में राष्ट्रीय संविधान कार्यकारण समीक्षा समिति बनी थी, नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ने यह माना था कि राज्यपाल अपनी नियुक्ति के लिए पद पर बने रहने के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं और इस कारण से वो केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करने लग जाते हैं, न कि एक संवैधानिक पद के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, कई बार ये भी आरोप लगता है कि विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग कैसे करते हैं। तो मान लीजिए किसी एक पार्टी को मिला 100 सीट, किसी एक पार्टी को मिला 90 सीट और ये टाई हो गई है असेंबली, किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, तो राज्यपाल महोदय जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी से बिलोंग तो नहीं करते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो केंद्र में पार्टी है जिसने उनको बनाया है, सरकार में रखा है, उनको राज्यपाल बनाकर, वो उस पार्टी को बुला लेते हैं। 90 सीट वाले को बोलेंगे कि आइए आप सरकार बनाइए और बहुमत सिद्ध कीजिए। तो ये क्या होता है? ये विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग होता है। जबकि अगर नैतिक रूप से देखें तो यहाँ पर किसको बुलाना चाहिए था सरकार बनाने के लिए? 100 पार्टी वाले को बुलाना चाहिए था। तो ये ध्यान में रखिएगा। राज्यपालों को हटाने के लिए कोई लिखित प्रावधान नहीं है। प्रक्रिया का अभाव में कई बार राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाने के उदाहरण सामने आते हैं कि हमारे लिए काम नहीं करोगे तो आपको हम पद से हटा देंगे। संवैधानिक और सांविधिक भूमिका के बीच में स्पष्ट अंतर का अभाव है कि कौन सा उनका संवैधानिक भूमिका है और कौन सा उनका विधायी भूमिका है, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से लाइनें नहीं खींची गई है। संवैधानिक खामियां भी हैं। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने या विधानसभा भंग करने के मामले में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में कोई दिशा निर्देश दिया ही नहीं गया है। इसके अलावा इस बात की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति लेने के लिए कितने समय तक रोक कर रख सकता है। किसी विधेयक को कितने दिन तक राज्यपाल महोदय रोक कर रख सकते हैं, इसके संबंध में भी कुछ नहीं कहा गया संविधान में। और इसी चीज़ का कहीं न कहीं लाभ कौन उठाता है? तो राज्यपाल महोदय उठाते हैं और केंद्र सरकार की जो पार्टियां होती वो उठा लेती हैं। अलग अलग आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उसको ध्यान रखिएगा। पुंछी आयोग राष्ट्रपति के लिए निर्धारित, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं राज्यपाल से संबंधित, केंद्र राज्य से संबंधित, तो उसमें आयोगों का जिक्र करना अनिवार्य होता है। अगर आयोगों के नाम आपने नहीं लिखे हैं, अगर सवाल की मांग है कि केंद्र और राज्य संबंध में कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए, तो वहाँ पर सुधार आप अपने मन से लिखते हैं तो वो थोड़ा सा कम होगा। अगर आप आयोगों के नाम लेकर लिखेंगे कि इस आयोग ने ये रिकमेंड किया था, तो उसकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी जो होती है, विश्वसनीयता जो होती है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए आयोगों के रिकमेंडेशन आपको ध्यान में रखना होता है, याद करने लायक चीज़ है, ये रटना नहीं है। इसको समझिए कि पुंछी आयोग ने क्या बोला था भाई, क्यों बोला था। राष्ट्रपति के लिए निर्धारित महाभियोग प्रक्रिया को राज्यपाल पर भी महाभियोग चलाने का रूप बनाया जा सकता है। यानी कि पुंछी आयोग ने बोला था कि जैसे राष्ट्रपति जी कोई काम करते हैं गलत, उनको हटाने के लिए आप महाभियोग है, वैसे राज्यपाल महोदय अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो राज्य के सरकार को ये अधिकार होना चाहिए, राज्य असेंबली को यह अधिकार होना चाहिए कि राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाए और उनको पद से हटा दे।
जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट केरल गवर्नमेंट के साथ अभी हो रहा है कि वो अपने बिल पारित नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनको ये अधिकार होना चाहिए था कि वो राज्यपाल महोदय को महाभियोग जैसी प्रक्रिया को चलाकर हटा सके। ये रिकमेंडेशन किसका था? तो पुंछी आयोग, पुंछी नाम है इनका। राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में और अन्य वैधानिक पदों पर कार्य करने की परंपरा को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनके पद के लिए विवादों और सार्वजनिक आलोचना के द्वार खोलता है कि राज्यपाल जो है वो विश्वविद्यालय कुलाधिपति बनते हैं और बहुत सारे नियुक्ति भी करते हैं, संपूर्ण रूप से पॉलिटिकल बना देता है उनको पद को, और इसके द्वारा आलोचना भी होती है उस पद की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या बोला था कि इंटर स्टेट काउंसिल को दिशा निर्देश तैयार करना चाहिए कि राज्यपालों को विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना है, ये किसको काम करना चाहिए, तो अंतर राज्य परिषद को ये चीज़ सोचना चाहिए। राजमन्नार समिति इस बात पर बल दिया था कि राज्य के राज्यपाल को स्वयं को केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। ये किसका रिकमेंडेशन था? तो राजमन्नार समिति का। सरकारी आयोग ने क्या बोला था? अपनी रिपोर्ट में सरकारी आयोग ने अनुशंसा की कि अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए। 356 का पहले बहुत उपयोग होता था, पहले हद से ज़्यादा होता था। 2014 के बाद इसका उपयोग कम हुआ है, राज्यों में आपातकाल लगाने के लिए इसका उपयोग कम हुआ है। पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में और इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में तो जैसे ही सुबह उठी, चलो आज इस राज्य में क्या करते हैं, तो आपातकाल लगाते हैं, तो इस तरह का चीज़ें था। तो इसी के कारण से इस तरह के रिकमेंडेशन दिए गए हैं। किसी राज्य के भीतर संवैधानिक तंत्र के विघटन को रोकना संभव हो। वेंकटचलैया आयोग, इसने राज्यपाल के लिए सामान्य रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति देने की सिफारिश की। केंद्र सरकार को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसे हटाने के संबंध मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, ये भी बोला गया था। अब आगे की राह क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना चाहिए कि भाई केवल केंद्र सरकार जिसको चाहे उसको ना बना दे, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के कैबिनेट से भी कुछ सलाह लेना चाहिए और कुछ लोगों को शामिल करके क्या कर लेना चाहिए, इसको तटस्थ बनाने की कोशिश करना चाहिए कि राज्यपाल जो हो राज्य का वो क्या हो, तो तटस्थ हो, वो किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हो। उसको इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि भाई पार्टी से बिलोंग करता भी हो तो उसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई खास मतलब ना हो। तटस्थ संवैधानिक रुख, राज्यपाल को एक स्वतंत्र गैर पक्षपाती व्यक्ति होना चाहिए, वह राज्य के हित को ध्यान में रखकर काम करे। आचार संहिता तैयार करना, एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने की आवश्यकता है जो राज्यपाल के विवेक व संवैधानिक अधिदेश को निर्देशित करने के लिए मानदंडों एवं सिद्धांतों को परिभाषित करे। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उस पर कुछ सोच समझकर काम करे और राज्यपालों का विवेक एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो तर्क द्वारा निर्धारित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल का विवेक का मतलब कुछ भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक तर्क होना चाहिए। वही बात कि 90 सीट किसी को मिला है और 100 सीट किसी को मिला है, तो तर्क तो यहाँ पर ये कहता था कि 100 सीट वालों को बुलाना चाहिए था सरकार बनाने के लिए, लेकिन आपने बुलाया 90 वाले को। ये किस आधार पर बुलाया है आपने? तो आप बोल दोगे ये बेनी विवेकाधीन है, तो विवेक में कुछ तर्क भी तो होना चाहिए कि विवेक बस विवेक होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये वे फॉरवर्ड था राज्यपाल से संबंधित, पूरा डिटेल मैंने बताया है। अगले न्यूज़ पर हम लोग अगला जो न्यूज़ है ये है कि भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ज़्यादा बेनिफिशियरी मिला है वो किनको मिला है, ज़्यादा लोन किनको मिला है, तो महिलाओं को मिला है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, आपसे यही पूछा जाएगा, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट योजना है और स्टार्टअप को बढ़ावा देने में उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। ओके, कुछ डेटा और फैक्ट भी हैं, उनको ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार सृजन का आकलन करने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार इस योजना ने 3 वर्ष की अवधि में 1.12 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया है। इस डेटा को ध्यान में रखिएगा। 2015 से 2018 तक में ये चीज़ किया गया था। सर्वेक्षण का अन्य मुख्य आकर्षण तो नहीं पढ़ना है क्योंकि पुराना सर्वेक्षण है, हमें क्या पढ़ना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पढ़ना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि करोड़ों में रोजगार का सृजन कर रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। PMMY को भारत सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए जो स्मॉल व्यवसाय उद्यम होते हैं उसके लिए 10 लाख रुपए तक का मुक्त संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण दिया गया था कि बैंकों से आप क्या ले सकते हैं, तो आप इंटरेस्ट फ्री लोन आप ले सकते हैं। वित्त पोषण प्रावधान क्या है, यह ऋण देने वाले सदस्य संस्थानों यानी कि मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी कि अनुसूचित राष्ट्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी व सूक्ष्म वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। जो भी संस्थागत रूप से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकती हैं उन सब के द्वारा लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके तहत 3 लोन का कैटेगरी है जिसमें शिशु लोन है जो 50,000 रुपये तक का मिलता है, फिर किशोर है जो 50,000 से 5 लाख तक का है, फिर तरुण है जो 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण जो है ये मिलता है। इनको अंग्रेजी में भी इसी प्रकार से कहा जाता है। योजना में सुधार है तो उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, तो उद्यमी पोर्टल और माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान भी किया गया है इसमें कि ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए।
पब्लिक सेक्टर बैंक ने मुद्रा लोन के तहत स्वचालित प्रतिबंधों हेतु शुरू से अंत तक डिजिटल ऋण देना शुरू कर दिया है और हितधारकों के बीच योजना के दृश्यता बढ़ाने हेतु पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक मुद्रा लिमिटेड द्वारा गहन प्रचार अभियान भी किया जा रहा है और अधिकारियों का भी नामांकन किया जा रहा है कि आप आइए और लोन लीजिए। इसमें इस 3 लोन को जरूर ध्यान में रखिएगा, इन तीनों का जिक्र करना है और रोजगार वगैरह भी सृजित हो रहा है और महिलाओं को अधिक लोन ये मिल रहा है। अगर आपका कोई छोटा उद्यम है, आप जाएंगे इसके तहत, आपको भी लोन मिल जाएगा। ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।